मौजूदा समय में पूरा भारत सीएए और एनआरसी की आग में जल रहा है। सड़क या इंसान से लेकर राजनीतिक हलका भी इसकी चपेट में है। वहीं हम आज इस मुद्दे पर बात कर लेंगे। हमारे साथ स्टार अनुभव के स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी की कार्यकर्ता, नेत्री और हाईकोर्ट की प्रवक्ता प्रियंका शर्मा टेलर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टार अनुभव के स्टूडियो में। तो प्रियंका जी, जैसे कि आप देख रही हैं कि सीएए को लेकर किस तरह भारत का आज माहौल बना हुआ है, क्या कहेंगे इस पर कि लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं या आप समझा नहीं पा रहे हैं? और इस तरह का जो माहौल बना हुआ है, आप क्या कहेंगे? सड़क के इंसानों से लेकर जो नॉर्मल पर्सन है, उनसे लेकर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको लेकर यहाँ तक कि सारे विश्वविद्यालय इसके खिलाफ हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सीएए को लेकर के जो इस वक्त देश में हलचल मची हुई है, उसको लेकर के कहने के लिए काफी कुछ है, मगर अगर यूं देखा जाए तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। ये पहली बार किसी भी तरह का अधिनियम या कानून या एक्ट जो है वो हिंदुस्तान पर या भारतवर्ष पर लागू नहीं हुआ है। इससे पहले भी बहुत सारे एक्ट्स जो हैं वो आए हैं, उनमें संशोधन भी हुआ है, अमेंडमेंट्स भी आए हैं, मगर इसको लेकर के राजनीति नहीं हुई। इस एक मुद्दे को लेकर के पूरी तरह से जो है विपक्ष अपनी राजनीति खेल रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग इसको समझ नहीं रहे हैं, कुछ लोग समझ भी रहे हैं, लेकिन वो जान करके राजनीति खेलने के लिए लोगों तक सही बात पहुंचने नहीं दे रहे हैं कि आखिर ये सीएए या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या नागरिकता संशोधन अधिनियम या कानून क्या कहता है। इस बात को लोगों तक पहुंचाने की बहुत दरकार है। तो सबसे पहले तो मैं इसको इस तरह से शुरुआत करूंगी कि आखिर मैं चाहती हूँ कि स्टार अनुभव के माध्यम से सीएए के जो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को समझा सकें। देखिए, नागरिकता कानून जो है वो आज 2019 में नहीं बना है। यह नागरिकता कानून जो है 1955 में जो है वो बनाया गया था, जिसमें लिखा हुआ था कि भारत की नागरिकता किसी भी इंसान को किस तरह से मिल सकती है, उसके तरीके क्या है। तो वे 5 तरीके हैं। पहला तरीका है जन्म से, यानी बाय बर्थ। आपका जन्म भारत में हुआ तो आप भारत के नागरिक हैं। दूसरा तरीका है वंश के अनुसार, यानी कि आपकी माता पिता यहाँ रहते आए हैं तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ के नागरिक हो गए। तीसरा तरीका है पंजीकरण, यानी रजिस्ट्रेशन द्वारा। चौथा जो है वो है प्राकृतिकरण, यानी यहाँ पर आप रह रहे हो कुछ समय से तो आप यहाँ के नागरिक हो जाते हैं। पांचवा है भारत का अगर किसी भी और कंट्री के साथ या किसी भी और भूमि में विलय हो गया हो, यानी मेल हो गया हो, तो जो वहां के नागरिक थे फिर वो भारत के नागरिक हो जाते हैं। अब इसमें जो संशोधन आया है वो संशोधन क्या है उसे हमें समझना पड़ेगा। सेक्शन 2 जो है, जो संशोधन कानून का है, वो इसके बारे में कहता है कि अवैध प्रवासी कौन है, यानी इल्लीगल जो लोग यहाँ रह रहे हैं वे लोग कौन हैं। तो जो आदमी या जो भी लोग यहाँ पर भारत में आए मगर उनके पास किसी भी तरह के कागज नहीं हैं, वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो यहाँ के प्रवासी नहीं है, वो अवैध हैं। दूसरा, जो लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए थे, काम करने के लिए आए थे या किसी भी और तरीके से यहाँ कुछ भी करने के लिए आए थे, मगर तब उनके पास कागज थे, तो वो कुछ समय यहाँ रहने के लिए उनको वो अवधि मिली थी, मगर अब वो अवधि जो है वो खत्म हो गई है, शेष हो गई है, तो फिर भी वो यहाँ रह रहे हैं, तो वो जो हैं वे सारे लोग अवैध प्रवासी हैं। तो इसके लिए यह कानून कहता है कि इन अवैध प्रवासियों को खोज करके पता करके डिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि वो यहाँ रहने के अधिकारी नहीं हैं। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रियंका जी ने सीएए के जो सीएए कानून के बारे में जो बताया, क्या क्या इसके पॉइंट हैं, क्या क्या इस तरह माने किस तरह से इसको लागू किया जा रहा है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी प्रियंका जी, इतनी सरकारें आई गई, ठीक है, ये लोग जो अवैध जो आपने बोला इस तरह के लोग तो काफी दिन से हैं और रह रहे हैं, तो अचानक से जो मोदी सरकार है इसको ये संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह की जो है ये बात की गई है या इस तरह का नागरिकता देने की बात की गई है। मैं आपसे कहती हूँ कि 1950 में नेहरू जी ने एक एक्ट लाया था जिसे कहा जाता था इमिग्रेंट एक्ट। तो उस एक्ट के दौरान जो उस वक्त का जो आज बांग्लादेश है, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, पाकिस्तान का एक हिस्सा हुआ करता था। ये हमारे देश के विभाजन के बाद ऐसे ही घटना हुई कि वहां के जो लोग थे उनको काफी धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया गया और वो लोग जो हैं वो आसाम में घुस आए, क्योंकि बांग्लादेश उस वक्त आसाम के पास था।
तो वह लोग ईस्ट पाकिस्तान से आसाम में घुस आए। तब नेहरू जी ने उन्हें नागरिकता देने का वादा किया, तो ये उस वक्त की बात है, उनको नागरिकता दी गई। इंदिरा गांधी जो है जब युगांडा से वहां के जो ये थे चालक थे, शासक थे, उन लोगों ने वहां के जो हिंदू थे और सिख थे उनको काफी प्रताड़ित करके वहां से रातों रात निकाल दिया गया। उनकी प्रॉपर्टी, उनका सब कुछ जब्त कर लिया गया और कहा गया इसी वक्त आप यहाँ से निकल जाइए। तब वे लोग जो है हिंदुस्तान आए और उनको इंदिरा गांधी ने नागरिकता दी थी। श्रीलंका से जो तमिलियन आए थे उनको नागरिकता दी गई थी। तो यह कोई पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह की जो बात है नागरिकता देने की, वह बात मोदी सरकार ने की है। श्रीलंका से तमिलियंस आए, उनको आप नागरिकता दी गई या दे रहे हैं, तो जो रोहिंग्या आए हैं वर्मा से, उनको नागरिकता क्यों नहीं? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये संशोधन जो आया है, इसमें जो सेक्शन 2 है वो बताता है कि अवैध प्रवासी कौन कौन है। उसके साथ एक राहत दी गई है जो मोदी सरकार ने दी है, और किन लोगों को दी है ये आप समझिए। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो हिंदू, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन या सिख आए हैं और जो कि रिलीजियसली प्रोसिक्यूट होकर के आए हैं, यानी धर्म के आधार पर जो प्रताड़ित होकर के आए हैं, जिनको वहां से निकाला गया है, और अगर नहीं निकाला गया तो उनके पास केवल 2 चॉइसेस थी। एक तो थी कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर लें, दूसरी या वो अगर नहीं झुकना चाहते तो उन्हें मरना पड़ेगा, और तीसरी या वो वहां से भाग कर आए। तो ये जो लोग थे, ये पार्टीशन के बाद से जो यहाँ आए हैं, उनके लिए ये राहत दी गई है कि इन धर्मों के जो जो लोग यहाँ आए थे और 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग यहाँ आ चुके हैं, उन्हें डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। इन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब सवाल यह आता है कि लोग कहते हैं कि ये तो धर्म निष्पक्षता नहीं हुई, किसी एक धर्म को आपने छोड़ दिया गया है। बिल्कुल ऐसा सवाल आ रहा है। सवाल आ रहा है क्या? यही तो मामला जो बिखर रहा है आज, जो देश जो पूरी इस तरह की आग में चल रहा है कि सभी धर्मों को बराबर क्यों नहीं रखा जा रहा है इस बिल में। मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ। यहाँ सभी धर्म से सिर्फ एक धर्म को लेकर के राजनीति की जा रही है, वो है मुस्लिम या मुसलमान। राजनीति को क्लियर कीजिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो उन लोगों को क्या राहत देगी आप? यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये कानून क्या कहता है कि हिंदू, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान से आए हैं उनको, और 2014 से पहले आए हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। इसमें मुसलमान या मुस्लिम का उल्लेख नहीं है। अब क्यों नहीं? यही बात आ गई। आपने बोला हिंदू, बौद्ध और मैं अपनी बात का जवाब दे रही हूँ। तो इसमें वहाँ मुसलमान क्यों नहीं है? आप मुझे बताइए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों ही इस्लामिक स्टेट हैं। मैंने पहली बात ये की थी कि जिन लोगों को धर्म के आधार पर प्रताड़ित करके निकाला गया हो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों ही इस्लामिक कंट्री है। वहां पर मुसलमान को प्रताड़ित नहीं किया जाता धर्म के आधार पर, वहां केवल इन जातियों को धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया गया है। तो रोहिंग्यास को कहाँ रखेंगे आप? देखिए, मैं वही आपको कह रही हूँ, रोहिंग्यास जो है वो प्रताड़ित नहीं है। रोहिंग्यास क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। म्यांमार और बर्मा में अपनी कंट्री बनाने के लिए आईएसआईएस के साथ मिलकर के इन लोगों ने टेररिस्ट एक्टिविटीज की, इसलिए इनको वहां से निकाला गया। ये उस देश को अपना देश बनाना चाहते थे। बांग्लादेश ने भी ये कहा कि जिन लोगों का इस तरह की टेररिज्म के साथ लेना देना है उनको हम स्वीकार नहीं करेंगे। वे लोग भाग करके हिंदुस्तान में घुस गए, और हिंदुस्तान में क्या होता है, राजनीति के आधार पर इनके कार्ड्स बना दिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना दिए जाते हैं, इनको वोटर का दर्जा दिया जाता है, और ये लोग आकर के सीधे जम्मू के पास। कहना है कि रोहिंग्यास को भारत में कोई नागरिकता बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मैं आपको ये बताती हूँ कि भारत सरकार ने एक एफिडेविट दे करके सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि रोहिंग्यास जो है वो भारत के लिए खतरा है, इसीलिए किसी भी तरह की नागरिकता देने का सवाल तो उठता ही नहीं है। तो उनको डिपोर्ट किया जाएगा। जो एक्ट है उसमें ये क्लियर है कि रोहिंग्यास को कोई नागरिकता नहीं है। रोहिंग्यास की यहाँ बात ही नहीं आती। मैं फिर आपको बोलती हूँ कि सीएए में सिर्फ एक सेक्शन में अमेंडमेंट हुआ है, जो सेक्शन 2 है, वो फिर से यही कहता है कि धर्म के आधार पर जिनको प्रताड़ित किया गया है, सिर्फ इन 3 देशों में, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, और वहां से ये जो धर्म के लोग हैं वो यहाँ पर प्रताड़ित होकर के आए हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। और एक चीज मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी प्रियंका जी, ठीक है, आपने जो 3 कंट्रीज के नाम लिए, वहां पर मुस्लिम का बात ही नहीं उठता है, वहां प्रताड़ित नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन जो श्रीलंका से जो तमिलियंस आए उनको फिर नागरिकता क्यों दी जा रही है?
देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि श्रीलंका से जो आए थे वो उस वक्त में इंदिरा गांधी के वक्त में ये और राजीव गांधी के वक्त में उनको जो है नागरिकता दी गई थी। लेकिन हर चीज का मसला एक ही सवाल जो है वो हर बात का जवाब नहीं होता। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती है वैसे वैसे उनके सॉल्यूशंस भी निकलते हैं। तो ये फिर आपको मैं यही कह रही हूँ कि ये सेक्शन श्रीलंका के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि श्रीलंका इस्लामिक देश नहीं है। तो कहां फिर जो झुलस रहा है आज देश सीएए को लेकर, उसको किस तरह से जवाब देगा बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी सरकार? जो सीएए लाया गया है, जो हमारे जो बहुत सारे जो मुस्लिम भाई हैं, आप देख रहे हैं विश्वविद्यालय पूरे देश के इसके साथ हैं, विपक्षी दल पूरे इसके विरोध में है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नुक्स है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। प्रियंका, देखिए, विपक्षी दलों को आपके पास ऐसे क्या मंत्र हैं जो उनको आप समझा पाए आज आप यहाँ स्टार न्यूज़ के स्टूडियो से? देखिए, विपक्षी दलों को जो इस वक्त करना है वो करनी है राजनीति, और राजनीति करने के लिए देश जो है वो सफर करे, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जहां तक कि कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस की बात है, तो आप मैं किन कॉलेजेस को जवाब दूं? अलीगढ़ इस्लामिया यूनिवर्सिटी को दूं, या जामिया यूनिवर्सिटी को दूं, या जेएनयू को दूं, या जादवपुर यूनिवर्सिटी को दूं, जो अपने ही देश में रह करके कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं। देखिए, ये बातें पुरानी हो गई। अभी पुरानी कैसे हुई? ये बात तो फिर आप मुझे ये बताइए, 3 दिन उसके ऊपर सारी जो माने क्रिएट हुआ था वो सारी चीजें अभी नहीं बात शुभम की खत्म नहीं हुई है। हमारा मुद्दा सीएए को लेकर है। मैं यही आपको कह रही हूँ। मैं और एक चीज आपको यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी कि सीएए ही नहीं, इसके बाद आम इंसान और मुस्लिम्स और सारे जो लोग जो आज धरनों पर बैठे हैं उनको और एक डर है। जिस तरह से आप लोगों ने या आपकी जो सरकार है जिसे आप बिलोंग कर रही हैं, जिसकी आप नेत्री हैं, मैं यही बोलना चाहूंगी आपसे कि क्या जैसे आसाम में एनआरसी हुआ है, क्या यहाँ पर भी अभी आप सीए के बाद एनआरसी लाने वाले हैं? ये डर भी है लोगों में, क्या बोलिए? देखिए, मैं आपके स्टूडियो के द्वारा एक चीज बोलना चाहूंगी, मेरी बात को काटिएगा मत, मुझे पहुंचने दीजिए, मेरी बात पहुंचने दीजिए लोगों तक, कि जो लोग इस वक्त शाहीन बाग में या यहाँ पार्क सर्कस में बैठे हुए हैं और जो पॉलिटिशियंस उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन औरतों का बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके कंधों पर रखकर बंदूक चला रहे हैं, मुझे एक बात बताइए। मैंने अभी आपको ये कानून समझाया, अभी कहा कि ये कानून क्या कहता है। क्या इस कानून में एक बार भी जिक्र हुआ है कि भारत में जो मुसलमान रह रहे हैं उनको निकाला जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत उतना ही उन मुसलमानों का है जितना बाकी के धर्म के लोगों का है। जो यहाँ रह रहा है वो यहाँ का नागरिक है, और ये कह दिया गया और स्पष्ट किया गया है कि केवल और केवल जो धर्म के प्रताड़ित, इन धर्मों के प्रताड़ित लोग वहां से आए हैं, केवल उनको नागरिकता दी जा रही है। ये कानून कहीं पे भी नागरिकता लेने की बात नहीं करता, ये कानून नागरिकता देने की बात करता है। तो इस बात को पॉलिटिशियंस बेखूबी समझते हैं, लेकिन वो लोगों को समझाएंगे नहीं, वरना राजनीति मुद्दा करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ये बिल पास करने से पहले, इसको एक्ट बनाने से पहले आपको इसके लिए अवेयरनेस कैंप करने चाहिए थे। तो लोगों में ये जो नेगेटिविटी आ रही है, ये पहले नहीं होती। मुझे एक बात बताइए, अब इसको पास करने के बाद आप लोगों को समझा रहे हो, अपनी बात वहां तक पहुंचा रहे हो, जो डोर टू डोर कैंपेनिंग आज चल रही है वो तो आप पहले करते। तो आज जो लोग सड़कों पर बैठे हैं, जो देश जल रहा है, जो यूनिवर्सिटीज जल रही है, जो बच्चे औरतें लेकर सड़क पे आज धरने पे हैं, वो आज नहीं होता। मुझे एक बात बताइए, जब इस देश का विभाजन हुआ था 1947 में, कांग्रेस ने विभाजन किया था और धर्म के आधार पर किया था, तब क्या उन्होंने लोगों को समझाया था कि देखिए हम धर्म के आधार पर विभाजन कर रहे हैं? हम तो ऐसा कुछ कर भी नहीं रहे हैं। हम तो उल्टा उन लोगों को उनकी जगह दे रहे हैं जिसके वो हकदार हैं। हम किसी से उनका हक नहीं छीन रहे। मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि जो भाई और बहन यहाँ रह रहे हैं वो यहाँ के नागरिक हैं, और जो लोग यहाँ तकलीफ पाकर के आए हैं उनको भी नागरिकता देने के लिए ये कानून बना है, उनकी नागरिकता छीन लेने के लिए नहीं। बहुत सारे संशोधन आते हैं कानून में, क्या हर कानून लोगों को पहले समझाया जाता है? ऐसा नहीं है। लेकिन इस कानून का ऑपोजिशन जो है मिसयूज कर रही है, रॉन्ग कम्युनिकेट कर रही है। प्रियंका जी, इस तरह से आप जिस तरह से आप पल्ला झाड़ रहे हैं कि ये नागरिकता लेने की नहीं देने की बात हो रही है, ये बिल्कुल सच बात है, इसमें पल्ला झाड़ने की कोई बात नहीं। तो आप और एक चीज यहाँ पर क्लियर कीजिए कि जिस तरह से और सरकारें आई, किसी को तो जरूरत नहीं पड़ी इस में संशोधन करने की, तो लोगों के दिल में जो बात है, जो बोल रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं मोदी सरकार हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मुसलमानों को नागरिकता या ऐसा कुछ? आपको फिर मेरी बात समझनी पड़ेगी और अपना दिमाग जो है एकदम खाली करके समझनी पड़ेगी कि ये संशोधन क्या कहता है। 1950 में, 1947 में
जब हमारे देश का विभाजन हुआ, तब रातों रात विभाजन हुआ। जो लोग 14 अगस्त को इस देश में सोए थे, जब सुबह उठे तो उन्हें पता चला वे पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान बन गया है। तो जो हिंदू थे, जो पाकिस्तान में थे, और कुछ जो मुसलमान भाई यहाँ थे, उनको ये ऑप्शन दिया गया कि आप जहां रहना चाहते हो आप रह लो, चले जाओ, जिनको रहना है वो रहो, जिनको नहीं रहना वो चले जाओ। जो इस देश को अपना मानते थे यहाँ रहे, और आज वो इस देश के नागरिक भी हैं। मगर जो लोग ऑलरेडी वहां थे, उनके पास इस तरह की व्यवस्था नहीं थी कि वो सब कुछ छोड़ करके यहाँ आए। तब 1950 में नेहरू और लियाकत पैक्ट हुआ। नेहरू लियाकत पैक्ट क्या कहता था? नेहरू लियाकत पैक्ट ये कहता था कि दोनों तरफ ही जो अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ किसी भी तरह की प्रताड़ना धर्म के आधार पर नहीं की जाएगी, उनकी रक्षा की जाएगी, उनको सम्मान से जीने का अधिकार दिया जाएगा। हिंदुस्तान ने अपना वादा निभाया, भारतवर्ष ने अपना वादा निभाया, मगर पाकिस्तान ने अपना वादा नहीं निभाया। और 2 साल बाद ही उन्होंने कह दिया कि हम सेकुलर नहीं हैं, हम इस्लाम को अपना जो है वो धर्म घोषित करते हैं। और फिर यह प्रताड़ना शुरू हुई। तो यही सारा आधार है जिसके लिए बार बार जो इस तरह की चीजें हुई है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंदिरा गांधी ने भी, जो सताए हुए लोग आए थे उनको नागरिकता दी, राजीव गांधी ने भी ऐसा किया, नेहरू जी ने स्वयं ऐसा किया। तो ये देश में पहली बार नहीं हुआ है, 70 सालों से इसकी बात चल रही थी, मगर किसी तरह का कोई कानून में संशोधन नहीं लाया गया था। वही संशोधन इस वक्त जो है वो लाया गया है, ताकि हमारे बहन भाई जो प्रताड़ित हैं वो पूरी इज्जत से यहाँ रह सके और अपने आप को यहाँ का नागरिक कह सके। ठीक, देखिए ये तो बात हुई सीएए को लेकर, जैसे कि प्रियंका जी ने बहुत सारी बातें कही यहाँ पर। और एक सवाल है प्रियंका जी मेरा, जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि ये जो कानून है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इस कानून को बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या की जा रही है, संविधान की हत्या की जा रही है, क्या बोलेंगे? उन लोगों को क्या बोलेंगे समझाने के लिए? देखिए, संविधान जो है इसके आधार पर ही हमारे देश में सारे कानून बने हैं, सारे संशोधन हुए हैं। और ये सीएए का जो कानून है, यह किसी भी तरह से संविधान के खिलाफ नहीं है। अब क्यों नहीं है? आर्टिकल 14, लोग कहते हैं अरे आर्टिकल 14 ये कहता है समानता का अधिकार, मगर इस कानून से तो समानता नहीं मिल रही। मैं कहती हूँ समझने की कोशिश करिए। समानता उनके बीच में होती है जो समान हो, उनके बीच में नहीं जो समान नहीं है। तो यहाँ जो है उन लोगों को अल्पसंख्यक कहा गया है। ये वह अल्पसंख्यक है जो दूसरे देशों से यहाँ आए हैं, और जो लोग यहाँ रह रहे हैं वे अल्पसंख्यक नहीं हैं, वो इस देश की मेजॉरिटी है। तो इन दोनों के बीच में तो समानता की बात आती ही नहीं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। चाह रही है कि जो बाहर से आए हुए मुस्लिम और हमारे देश के मुस्लिम्स में अंतर है। यहाँ फिर आपने बात मुस्लिम की तरफ मोड़ दी। यहाँ मुसलमान की बात कहाँ हो रही है इस कानून में? अल्पसंख्यक किसमें? अल्पसंख्यक, आप समझिए, अल्पसंख्यक हमारे देश में जो मुसलमान हैं उनको आप अल्पसंख्यक कह रहे हैं, लेकिन उस देश से जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, लेकिन मुसलमान नहीं है। वहाँ के हिंदू, जैनी, बौद्ध, ये लोग वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक जो वहां है, यहाँ आने से उनमें समानता की कोई बात ही नहीं होती। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको समझाती हूँ, जैसे नारियों को अधिकार दिया गया है, रिजर्वेशन राइट दिया गया है इलेक्शन में, पंचायत में, सब तरह से। फिर आप कहेंगे कि अरे ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। नहीं, नारियां जो है, मैं जो है कह रही हूँ, कुछ जनता जो ये कह रही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो हमको तो जवाब देना पड़ेगा। आप अपनी पार्टी की तरफ से जवाब दे, मैंने आपका जवाब देना चाहिए। आप मुझे जवाब देने दीजिएगा तो मेरे को। ये जो है वो किसी एक वर्ग के बारे में कहा गया है, अ क्लास ऑफ पीपल। अ क्लास ऑफ पीपल जो वहां से आए हैं, तो वर्ग में और मेजॉरिटी में कभी भी समानता की बात नहीं हो सकती। इसीलिए जब नारियों को रिजर्वेशन दिया गया है, तो नारियों को एक वर्ग की तरह, एक क्लास की तरह ये रिजर्वेशंस के राइट दिए गए हैं। तो इसी तरह से आर्टिकल 14 का ये कहीं पर भी उल्लंघन नहीं करता। अब आती है आर्टिकल 25 की बात, जो धर्म के प्रचार प्रसार की बात करती है। तो बिल्कुल भी नहीं। आप यह समझिए कि इस देश में कि हर इंसान को अपना धर्म का प्रचार और प्रसार करने की पूरी आजादी है। ये कानून कहाँ कहता है कि आप अपने धर्म का प्रचार और प्रसार नहीं कर सकते? तो यह बात भी बिल्कुल झूठ है। ये किसी भी तरह का धर्म का प्रचार प्रसार रोकने की बात नहीं करता। धर्म निरपेक्षता की बात जो यहाँ उठती है, बिल्कुल भी नहीं। धर्म निरपेक्षता की इसमें कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान के मुसलमान हैं, उनको भारत की नागरिकता देने की बात क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि वो वहां मेजॉरिटी हैं, माइनॉरिटी नहीं है, और उनको
रिलीजियसली या धर्म के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया गया है। मगर फिर भी जो मुसलमान पाकिस्तान से यहाँ आते हैं, सारे दस्तावेज दिखाते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ के सिटीजन या नागरिक होना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान उन्हें नागरिकता या नहीं देता। भारतवर्ष पिछले 5 सालों में 600 से ज्यादा लोगों को नागरिकता दी गई है, उनमें से अदनान सामी भी एक हैं। आप दिखाइए, और अगर देश को लगता है कि आप देश की जो ये क्या बोलते हैं जितने भी तरीके हैं उनमें आप फिट बैठते हैं तो आपको नागरिकता मिलती है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही मैसेज अपने देश के मुसलमान भाइयों को देना चाहती हूं कि आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको भड़काया जा रहा है। आप उतने ही हमारे हैं जितने की बाकी सब है, और हम भी उस देश के उतने ही हैं जितने आप हैं। हम सबको मिलकर के उन लोगों के साथ जिनके साथ प्रताड़ना हुई है साथ खड़ा होना चाहिए। और सबसे ज्यादा मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि राजनीति मत करिए, क्योंकि आप सब तो कन्हैया कुमार बनेंगे नहीं। आपके कंधों पर खड़ा होकर के सिर्फ एक ही एक कन्हैया कुमार बनेगा। और ऐसी बेशर्मी जो है आप अपने इंस्टीट्यूशंस में मत दिखाइए। इंस्टीट्यूशंस पढ़ाई की जगह है, विद्या की जगह है, और उसका सम्मान कीजिए। जैसे कि आप देख रहे थे, अभी मेरे साथ मौजूद थी प्रियंका शर्मा टिब्रेवाल जी, जो भाजपा नेत्री और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अधिवक्ता भी हैं। उन्होंने यहाँ पर साफ बताया कि CAA एक्ट किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है बल्कि देने के लिए है। जरूर देखिए ये स्पेशल एपिसोड हमारे साथ।